हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 21 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 11 दिसंबर 2020। बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है वो है जनता की नज़र में, और ये आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 है, जिसका आपका टाइटल है जब जनता बगावत करती है। अच्छा, ये तो आप जानते ही हो कि इतिहास को जानने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इस वर्कशीट में 2 स्रोतों से पता करेंगे कि किस तरह का, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज रूल करते थे उस टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। उस जमाने के लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप सूत्र 1 और सूत्र 2 को पढ़िए। तो पहला सूत्र तो हमें दिया है 84 नियमों की सूची। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है माझा प्रवास। उसके कुछ अंश दिए गए हैं, मतलब ये एक माझा प्रवास नाम की एक किताब है जिसको लिखा था विष्णु भट्ट गोडसे ने। उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे थे, मतलब मथुरा में आयोजित किए जा रहा एक यज्ञ था, है ना। तो उसमें विष्णु भट्ट और उनके चाचा जा रहे थे। तो जब वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए निकले, उसमें भाग लेने के लिए निकले, तो विष्णु भट्ट ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिले, और उन सिपाहियों से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको सलाह दी, किसने, सिपाहियों ने, कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। और सिपाहियों ने जो कहा वो इस तरीके से था। क्या बोला उन्होंने विष्णु भट्ट और उनके चाचा से, कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है, और कोलकाता में सारे राजाओं, जो बच्चों आज हम कोलकाता बोलते हैं ना, उसका पुराना नाम है कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। अब ये तो आप जानते ही हो कि उस टाइम पे ऐसे तो थे नहीं जैसे अब हमारी गवर्नमेंट होती है। उस टाइम पे राजा महाराजा रहते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी। अब भाई, जब अंग्रेजों ने अपने हिसाब से रूल करना चाहते थे तो वो क्यों मानेंगे उनके नियमों को। तो उन्होंने बोला, भाई इसके अगर तुम हमारे ऊपर इस तरीके के कुछ रूल्स, जो इन्होंने 84 नियम बनाए हैं, इसको हमारे ऊपर इम्पोज करोगे, दबाव डालोगे कि इनको फॉलो करना है, तो फिर इसके आपको घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राजाओं ने कहा है अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। तो इसलिए विष्णु भट्ट और उनके चाचा को मना किया था कि आप इधर से चले जाओ, क्योंकि कोहराम मचने वाला था। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई, और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। और बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि आज़ादी की जो सबसे पहली लड़ाई, जो 1857 की क्रांति थी, वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो मेरठ से ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चलता है। ये तो हमारा सूत्र 1 है जिससे हमें पता चलता है। अब देखते हैं दूसरा सूत्र क्या है। दूसरा सूत्र है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। अब ये क्या है, इसको पढ़ते हैं और आप पता करते हैं। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। अब संस्मरण तो आप जानते ही हो, संस्मरण क्या होते हैं। संस्मरण वो होते हैं जो हमारी स्मृति के आधार पर, जो हमारी याद होती है, उसके आधार पर जो भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई घटना या फिर कोई भी वाक्य जो हमारे साथ हुई हो, तो उस यादों के आधार पे जब उन चीज़ों को लिख देते हैं तो वो होता है संस्मरण। अभी इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें आंसर में हम डिटेल में देखेंगे। जो बंगाल नाथवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे। कौन भर्ती हुए थे? सूबेदार सीताराम पांडे। ठीक है, और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हुए, है ना। भर्ती हुए 1812 में और सेवानिवृत्त हुए आपके 1860 में।
उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद करी, क्योंकि जो बगावत चल रही थी उसको कम करने में क्या करा, अंग्रेज़ों की हेल्प करी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था, जो मतलब वो खुद तो अंग्रेज़ों के साथ थे और उनका बेटा किसके साथ था, अब देखिए, मतलब बिल्कुल उल्टा, वो विद्रोहियों के साथ था। और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अब देखिए, सीताराम जो इतना मतलब फेथफुल किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए, और जो क्योंकि बेटा उनका विद्रोही था तो सीताराम की आंखों के सामने मार दिया उनके बेटे को। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। जब ये घटना हो गई और वो रिटायर हो गए तो उनके एक अफसर थे, है ना, नारगेट, उन्होंने बोला भाई जो ये तुम्हारी यादें हैं, जो जैसा तुम्हें फील हो रहा है, तुम इसको लिखो, संस्मरण लिखो इसके बारे में। तो सीताराम ने 1861 में 1860 में वो सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे। 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, मतलब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा नारगेट ने, जिन्होंने उनको प्रेरित किया था लिखने के लिए। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही किसको बोलते हैं, सिपाही, सिपाही को सिपाही बोलते थे, क्यों, अंग्रेज है, अंग्रेजों का एक्सेंट अलग होता है ना, सिपाही तो वो बोल नहीं पाते होंगे, तो सिपाही ऐसे करके बोलते थे। सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। तो जो उनका संस्मरण उन्होंने लिखा है, उन्होंने किस तरीके से अपनी किताब में लिखा है, उसका अंश है ये। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया, क्योंकि अवध पर जिस तरीके से कब्जा करा अंग्रेजों ने, तो अब उनके अंदर मतलब उनको विश्वास नहीं रहा अंग्रेजों के ऊपर, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया, इधर उधर सब जगह, कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्थिति को परखने के लिए। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने इस बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। मतलब एक तो वैसे ही जब अवध पर कब्जा करा तो वो उसके मतलब उसके विद्रोही हो बैठे हैं, विश्वास आ गया, और ऊपर से उनको और हवा दे दी, उनके खिलाफ भड़काया। उनकी दलील ये थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे और उन सुझावों पर अमल करेंगे तो सेना ऐसा कर सकती है। अब क्या हुआ, कोइंसिडेंट ये हुआ कि इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। हर रेजिमेंट होती है ना अलग अलग, जैसे राजपूत रेजिमेंट होती है, इसी तरीके से अलग अलग होती है। तो जब उन्होंने क्या करा, इनका कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग छावनियों में भेज दिया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग देना। इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई, जो राइफलों में यूज़ हो रहा है ना कारतूस, उन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब आप तो जानते ही हो, सुअर जो एक हमारे यहाँ ऐसा धर्म है जो सुअर की चर्बी का परहेज करता है, और एक धर्म ऐसा है जिसपे गाय से उनको दिक्कत है ना। आप जानते ही हो कि हिंदू धर्म में गाय को परहेज करते हैं और मुस्लिम धर्म में सुअर की चर्बी का। तो हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे। जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल हो गया, मतलब हर एक इंसान, हर एक सिपाही, अब क्या हुआ, एक्साइटमेंट हो गया। एक्साइटमेंट किस चीज़ का, मतलब कि ये कैसे हमारे साथ वो हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं जो हम करना नहीं चाहते, वो हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए अभी कुछ नहीं किया है। क्योंकि बच्चों आप ये जानते हो, अगर किसी के धर्म पे कोई भी चोट करता है तो वो सब इमोशनल अटैच होते हैं अपने धर्म के प्रति। तो अगर उनके धर्म से कोई छेड़छाड़ करता है तो लोग सह नहीं पाते, तो वही इनके साथ हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, और ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ये उनका जो संस्मरण है उसके अंश हैं। अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे, है ना, हमने पढ़ा कि अवध पे कब्जा हो गया था, इस तरीके से थे, वो गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, है ना, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के चक्कर में इस वजह से, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार करे हैं।
ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। मतलब जो ये सब चीज़ें हो रही है, जो समस्या आ रही है, जो ये मतलब एक रूमर थी, वो इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक नहीं पता। ये एक रूमर फैला दी गई, भाई ऐसा कर रहे हैं अंग्रेज, क्योंकि उन्हें भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। तो चलिए बच्चों, ये तो पढ़ लिया हमने इसका कंटेंट। अब देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें आंसर करने हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी वर्कशीट में। मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा कि मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौटा दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। इसलिए वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीताराम पांडे जी के विषय में। सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। सीताराम पांडे बंगाल 93 आर्मी के सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने कमान अफसर नारगेट ने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में इस तरीके से पूछा गया है। अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया? तो अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया और वह सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। तो ये लिख देंगे आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपकी वर्कशीट में वो इस तरीके से है। इतिहास को जानने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? इतिहास को जानने में संस्मरण। ठीक है, ये यहाँ पे आपका मिस प्रिंट है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। आप यहाँ पे संस्मरण लिखना। ठीक है, संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। संस्मरण अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन से उसकी अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं का समावेश रहता है। तो ये हमने लिखा संस्मरण के बारे में। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बच्चों, शेयरिंग करते रहिए। थैंक यू।